हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वाचर की सेकेंड वीडियो में। हम जल के बारे में आपको पढ़ा रहे थे और उसका एक पार्ट पढ़ा दिया है। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं जल के केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे। तो आप लिख लें रासायनिक गुण। तो जल के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं ये लिख लें, रासायनिक गुण। तो जल का सबसे जो प्योर रासायनिक गुण है वो होता है धातुओं से क्रिया। जल वैसे भी क्या होता है, सामान्य टेम्परेचर पर किसी भी ज्यादा धातुओं से क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो धातुएं ज्यादा सक्रिय होती है उनसे क्रिया कर लेता है। तो ठंडा जल अगर है और ठंडे जल में क्या डाल दिया जाए, सोडियम अगर डाल दिया जाए, सोडियम को आप Na से लिखते हैं, से क्रिया आसानी से हो जाती है। और जब धातु जल से क्रिया करती है तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो हम लोग देखते हैं ठंडे जल में जब Na से क्रिया कराई जाएगी तो क्या होगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पर H2O, ये हो गया क्या, जल। और फिर हमने ले लिया सोडियम। अब इस यहाँ पर पता है कि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव होता है, और सोडियम कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो किसके साथ में, यहाँ पर। और एक चीज और देखें, जल में जो अगर इसका हम आयनाइजेशन करेंगे तो OH माइनस और H प्लस ये पाया जाएगा। इसमें OH और H दोनों मौजूद होते हैं, और ये दोनों आपस में मिल करके दोनों आयन, एक आपको पता है ये क्षार का आयन होता है OH, और ये होता है अम्ल का आयन, दोनों मिल करके जल बना लेते हैं। तो ना क्षार और ना अम्ल दोनों नहीं रह जाता है, यानी ये उदासीन हो जाता है। तो जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, उदासीन होता है, यानी जल में विद्युत नहीं चल सकती है। और फिर लेकिन जल में विद्युत नहीं चल सकती है तो जल में करंट कैसे लग जाता है, क्योंकि जल में अशुद्धियां व्याप्त होती हैं। जल में अशुद्धियां व्याप्त होने के कारण वो कारण बन जाती हैं। जल में लवण पाया जाता है, और लवण में आप जानते हैं आयन पाए जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा आयन किस तरह से पाए जाएंगे। आयन पाए जाएंगे, मान लो, फिर देख लो, अच्छा मान लो NaCl क्या है, एक लवण है, और इस लवण में क्या पाया जाएगा, Na प्लस पाया जाएगा और Cl माइनस पाया जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त अगर कोई चार्ज कहीं पर गतिमान है, या फिर कोई आयन, कोई धातु का आयन है या किसी अन्य तत्व का आयन है, वो भी चार्ज को इधर उधर ले जा सकता है। देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है। तो आयन के कारण भी आयन की गति होगी, तो उसके कारण मुक्त आयन जहां पर पाए जाएंगे फिर उसमें करंट चल सकता है। तो जल में अगर लवण की मात्रा है, अशुद्धियों की मात्रा है, तो वहां पर वो विद्युत का चालन का काम करेगा। लेकिन शुद्ध जल कैसा होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। आप ये ध्यान है, शुद्ध जल उदासीन होगा। हेलो डस्ट उठाओ तो ये हो जाएगा शुद्ध जल कैसा, उदासीन। थैंक यू। और ये मिटा रहे हैं फिर, और आपको ये पता होगा कि किस तरह से जल जो होता है वो उदासीन होता है, और उसमें जो चालन होता है वो किस तरह, किसके कारण से होता है। अब इसमें H प्लस और OH माइनस पाया जाता है। तो ये सोडियम क्या करता है, OH माइनस को एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये NaOH बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और प्लस किसी भी धातु से अगर जल की क्रिया होगी तो धातु क्या करती है, सक्रिय है, तो वो हाइड्रोजन को मुक्त कर देगी, तो उस जल से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इस तरह से आप समीकरण देखें, H2 है, H2 आ गया, Na है, और इसमें OH कहां बचा, नहीं बचा, बैलेंस नहीं, इसका मतलब है। तो आप इसको बैलेंस करें, क्यों, H2 था, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर H, इधर कितने हैं, 3 है, लेकिन इस तरफ 2 ही है। तो क्या करेंगे हम, इधर जिधर कम होगा उधर लगा देंगे। तो यहाँ पर H एक ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। अब एक लगाओगे तो 2 कम 2 ही तो रहेगा, 2 लगा दो 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लगा दो 2, अब ये हो जाएगा 2H यहाँ पर और 2H 4 हो गए, लेकिन Na ज्यादा हो गया तो Na यहाँ लगा देंगे 2 O 2 है, यहाँ पर भी O देखो 2। इस तरह से आपका ये जो बैलेंस है वो समीकरण बैलेंस हो गया। इसी तरीके से जो कैल्शियम धातु होती है वो भी क्रिया कर सकती है, किससे, Ca H2O से क्रिया। तो H2O कर लेते हैं, H2O प्लस Ca, ये क्रिया करेगी किससे, जल से, और बना देगी CaOH का होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस, और प्लस हाइड्रोजन गैस से भी हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कैल्शियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अंतिम कक्षा जो अंतिम कक्षा इसकी लास्ट सेल है, उससे क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसीलिए OH एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए इसका बैलेंस हो गया।
ये 2 त्यागता है, OH हमेशा 1 लेता है, इसलिए OH को 2 होना पड़ेगा, इसके 2 है ना लास्ट में, तो इसीलिए OH को 2 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक OH एक ही ले सकता है। सोडियम के साथ था, सोडियम 1 देता है, ये 1 लेता है, तो हो गया। अब लेकिन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये आयन का समूह है OH माइनस, वो अकेला है, इसीलिए कैल्शियम 2 देता है, तो इसको 2 होना पड़ेगा, इसलिए फार्मूला ऐसा हो गया। तो आप इस तरह से ये 2 इसके रासायनिक गुण लिख सकते हैं। अब इसके रासायनिक गुण के साथ में और बाकी जो चीजें हैं वो हम बता रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप लोगों ने जल प्रदूषण के बारे में तो सुना ही होगा, तो अगर जल में एक धातु होती है, तो धातु के बारे में बता रहे हैं, और ये धातु है पारा। पारा को बोला जाता है Hg। तो Hg अगर जल से क्रिया कर लेगी, यानी जल में, यहां पर लिख दे हम इधर से, जल में पारे ब्रेकेट में तो Hg कि अगर अधिकता हो जाएगी, अगर पारा ज्यादा हो जाएगा जल में अधिकता से, एक रोग हो जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, वो होता है इस रासायनिक गुण के ही कारण। तो पारे में Hg आ जाएगा तो एक रोग, जल से मिनी माता रोग हो जाता है। आप लिख दे मिनी माता। ये मिनी माता रोग कैसा होता है? इसमें क्या होता है कि जो आपकी नर्वस सिस्टम है वो क्षीण हो जाती है, आपका जो हड्डियां हैं या फिर जो पूरा सिस्टम है शरीर का वो दुबला हो जाएगा, वो काम करना लगभग बंद कर देगा। ये अगर बीमारी अपनी गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है, तो ये जो स्थिति है ये जल में पारे की अधिकता के कारण होता है। तो मिनी माता रोग हो जाता है, किसके कारण? ये एक प्रकार का रोग है, ठीक, मिनी माता रोग है, किसकी अधिकता से होता है? जल में पारे की अधिकता के कारण। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इसको मिटाते हैं और फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक धातु और होती है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, कैडमियम Cd। ये एक भारी धातु होती है। कैडमियम क्या है? एक भारी धातु है। इसकी ये एक भारी धातु है और ये जहरीली भी है। ये धातु जो होती है वो जहरीली भी होती है। भारी जहरीली धातु कैडमियम जो होती है, इसके कारण एक रोग होता है इटाई। कौन सा रोग? इटाई रोग हो जाता है, और इसके कारण हड्डियां क्षीण हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द होता है अधिकतर। ये है इसका हड्डियों का रोग होता है इटाई। ये किसी कारण होता है? कैडमियम की विषाक्तता के कारण हो जाता है। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं, ये हायर लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इसको PCS तक देख सकते हैं। ओके, ये सामान्य लेवल ग्रुप बी और ग्रुप डी और सी में ही अधिकतर पूछे जाते हैं। सी में पूछे जा सकते हैं लेकिन डी में बहुत कम पूछे जाते हैं। आप ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आप इनको नोट कर लें। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। जल में कठोरता पाई जाती है, जल कठोर हो जाता है कुछ, क्योंकि जल में लवण घुले होते हैं। तो हम आपको बता दें, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके साथ में ये जो 2 धातु होती हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके लवण होते हैं। इनके क्या होते हैं? लवण। इनके लवण अगर उपस्थित हैं जल में, तो वो जल में क्या करते हैं? कठोरता उत्पन्न कर देते हैं। तो जल जो होते हैं, जल 2 तरह के होते हैं। एक होता है जल मृदु जल और एक होता है दूसरा कठोर जल। अगर जल में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मौजूद हैं तो वो कठोर हो जाएगा, और मृदु जल हम इसको पहचानेंगे कैसे? आप निरमा अगर उसमें मिलाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं, तो झाग निकलता है ना, जिसको फेना बोलते हैं, वो अगर जल के साथ में फेना बन रहा है, झाग बन रहा है, तो वो बोलेंगे मृदु जल है, क्योंकि मृदु जल जो होता है उसके साथ में आसानी से झाग देता है, और कठोर जल जो होता है वो आसानी से झाग नहीं देता है। इसके साथ में डिटर्जेंट पाउडर वाटर है उसके साथ में, ठीक। अब ये कौन कौन से होते हैं कैल्शियम के? तो कैल्शियम का मैग्नीशियम का, कैल्शियम का क्लोराइड होगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये होगा और कैल्शियम क्लोराइड ये होगा। अगर ये मौजूद है तब उसके साथ में मैग्नीशियम का अगर सल्फेट होगा और कैल्शियम का अगर सल्फेट होगा, कैल्शियम का सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड के लवण और सल्फेट के लवण, अगर ये दोनों मौजूद हैं तो जल में कठोरता होगी। और ये कठोरता ऐसे नहीं होगी, ये अस्थायी कठोरता होगी, इसको आप आसानी से दूर नहीं कर सकते हो। तो ये होगी कौन सी कठोरता? अस्थायी कठोरता। आप लिख लें, अस्थायी कठोरता। तो जल में पूछा जाए अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो क्लोराइड और सल्फेट
के लवण पाए जाते हैं वो किसके हो सकते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी मैग्नीशियम के साथ में क्लोराइड, कैल्शियम के साथ क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो ये दो लवण हैं, ये इसके साथ अस्थायी कठोरता होती है। एक होता है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, जिसमें CO3 के साथ में हाइड्रोजन पाया जाता है, उसे बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब एक आपको पता है CO3 नहीं पता देख लें, इस पर 2 माइनस होता है चार्ज, H आ जाएगा तो इसका मतलब इस पर एक प्लस होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक माइनस बचेगा और ये हो जाएगा Ca के साथ में, अब इसको 2 होना पड़ेगा। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा से हम इसकी अलग वीडियो बना देंगे, वो समझ जाएंगे आप। तो अस्थायी कठोरता कहाँ होती है, तो अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे। तो अस्थायी, हम आ लगा दें आगे, अस्थायी कठोरता किसके कारण होगी, वो होगी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम के अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा MgCO3 और फिर ये होल्ड वाइस लगा देंगे, यहाँ H से लगेगा। तो ये जो दो हैं बाइकार्बोनेट्स किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, इसके कारण जल में क्या पाई जाती है, अस्थायी कठोरता पाई जाती है। अब इसको मिटा रहे हैं और थोड़ा सा जल के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं आपको, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो कौन से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये आपके लिए वीडियो जो जल की है वो किसके लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जल के बारे में। अब आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप पता है जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व, इस पर हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको, जल का घनत्व ज्यादा होगा है, जो ज्यादा होता है कि बर्फ का, यानी बर्फ का घनत्व ज्यादा होगा कि जल का, क्योंकि घनी ज्यादा कौन होगी, तो आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के अणु सबसे ज्यादा पास होते हैं, तो जल का घनत्व जाहिर सी बात ज्यादा हो जाएगा। बर्फ तो 0 पर बनती है, तो अगर बर्फ को पिघलाओगे तो पहले सिकुड़ेगी 4 डिग्री सेल्सियस पर, तब उसके बाद में फैलेगी। ये मैंने पहली वीडियो में बताया आपको, ये दोबारा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हम जल में बर्फ डाल देते हैं, तो ये मान लो जल भरा है और फिर इसमें हम लोग डाल देंगे क्या, आप ग्लास में बर्फ डाल के देखें तो क्या होगा, बर्फ का टुकड़ा जल में क्या हो जाएगा, तैरेगा, और पूरा तैरेगा, कितना तैरेगा, तो कुछ ये इस तरह से तैरता है, मान लो इतना, ये पार्ट कुछ उसका जल का तैरता है। तो पूछ लिया जाता है कि कितना पार्ट तैरता है, तो अगर ये 10 मीटर की है या फिर 10 सेंटीमीटर की है, तो इसका 1 भाग ऊपर होता है और 9 भाग नीचे होता है। इसका मतलब है कि 10%, कितना परसेंट, पूरा अगर 10% ऊपर होता है, 90% नीचे होता है। ये आप कह सकते हैं कि 1/10 भाग, इसको आप 10% को फ्रैक्शन में बनाओ तो 10 हो जाएगा, परसेंट की जगह में बटे 100 होता है, पर मतलब होता है बटे, यानी हर, और 100 सेंट माने 100, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1/10 भाग ऊपर होता है। पूछ लिया जाता है कि जल में जब बर्फ तैरती है तो उसका कितना भाग ऊपर होता है, तो उसका भाग होता है 1/10 भाग, यानी अगर पूरे 10 भाग है तो उसका 1 भाग ऊपर होगा। ओके, तो 1/10 भाग का मतलब है 1 भाग कितने से, 10 से, यानी 9 भाग नीचे और 1 भाग ऊपर। ये क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया, कि ये आप कॉपी में नोट करें, फिर ये हो गया। अब एक चीज है, गंगा नदी का पानी, गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है भारत में। गंगा नदी जो है वो होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, ऑफ द वर्ल्ड है। वो कैसे है, गंगा नदी सबसे पवित्र है। ये क्यों माना जाता है कि सबसे पवित्र गंगा नदी, सबसे पवित्र क्यों है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि एक होता है बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का ये वायरस है, बैक्टीरियोफेज, इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं तब आप ज्यादा समझ पाएंगे, बैक्टीरियोफेज। अब ये अंग्रेजी में लिखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि बैक्टीरियो मतलब होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये जीवाणु हो जाएगा, और फेज का मतलब होता है भोजी, भोजी मतलब खाने वाला, जो किसी का भक्षण कर ले। तो ये ऐसे वायरस होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज है, ये वायरस है। ये वायरस जो होते हैं वो जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को खाते हैं, और ये जो जीवाणु को खाते हैं
यानी भोजी होते हैं उनको खा लेते हैं तो उससे उनको हानिकारक जितने भी बैक्टीरिया होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से गंगा जो नदी है उसका पानी क्या होता है, वो शुद्ध पाया जाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस से उसकी उपस्थिति होती है। ओके, अगर एक एडिशनल जानकारी मैं देना चाहूँ जल के बारे में, जल संरक्षण को विशेष ध्यान देने के लिए हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको नोट डाउन करना है कि 22 मार्च को हर साल जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस होता है ये इंटरनेशनल होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय, विश्व लेवल पर, विश्व जल दिवस आप कह सकते हैं, ये मनाया जाता है। ओके, विश्व लेवल पर 22 मार्च को पूरी दुनिया इसको मनाती है। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इसको मिटा रहे हैं। और 22 मार्च के बाद में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया था। इसके साथ में ये 22 अप्रैल यानी एक महीने बाद 22 अप्रैल को कौन सा दिवस, पृथ्वी दिवस। आप जानते हैं विभिन्न देशों में क्या होता है, पानी की बहुत किल्लत है। भारत में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि भूमिगत जल स्तर जो है वो नीचे गिर रहा है। ये दो जो हमारे प्रदेश हैं वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और वो कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, वो है राजस्थान। आप लोग जानते हैं राजस्थान का एरिया जो है वो रेगिस्तान है, वहां बारिश बहुत कम होती है, इसलिए हमें बारिश के पानी का संरक्षण करना चाहिए। राजस्थान, और दूसरा है नंबर 1 राजस्थान और नंबर 2 है तमिलनाडु। तो अगर पूछ लिया जाए पानी की किल्लत किन दो राज्यों में अधिकतर ज्यादा है भारत में, तो राजस्थान और तमिलनाडु में है। ओके, तो ये है कुछ विशेष पॉइंट जल के बारे में। हम लोग फिर किसी, तो इसके साथ में आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि जो आपको प्यास महसूस होती है वो अगर आपकी बॉडी में 1% जल की भी कमी होती है, 1% जल की अगर कमी हो जाएगी, जल की कमी पर आपको क्या लग जाएगा, प्यास का एहसास होगा। मतलब जल जो है बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जल से अगर बॉडी दूर रहेगी यानी जल की कमी हो जाएगी तो फिर कई तरह के रोग भी हो जाते हैं। जैसे आप इसके लिए हाइड्रो से संबंधित, यानी हाइड्रो माने होता है जल, जल से संबंधित कई रोगों के बारे में सुना होगा, जैसे डिहाइड्रेशन कहते हैं यानी पानी का निकल जाना, जैसे हैजा वैजा के रोग में ये होता है। तो ये हैजा जो है ये जल से होने वाला, टाइफाइड जो है जल से होने वाला रोग है। जल से होने वाला मतलब जल, दूषित जल के सेवन से ये रोग हो जाते हैं, यानी जल से ये फैलते हैं। फिर हम लोग एक देते हैं कि अगर प्यास लगने पर आप पानी पीते हैं तो क्या पानी पीने से आपको एनर्जी मिलती है? तो प्यास लगने पर अगर आप पानी पिएंगे तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 2016 में लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था कि एक ग्लास जो वाटर अगर है तो एक ग्लास वाटर में या एक ग्लास पानी में कितनी एनर्जी होती है, कितनी ऊर्जा होगी? तो ऊर्जा होती है 0, मतलब बिल्कुल नहीं, 0 कैलोरी। क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है। तो एक गिलास पानी में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। ऑप्शन 10 कैलोरी, 20 कैलोरी, 5 कैलोरी या 0 कैलोरी। तो आपको ऑप्शन टिक करना है कौन सा कैलोरी, 0 कैलोरी एनर्जी होती है। अब देखिए ये जल है, शरीर को चाहिए तो, लेकिन जल अगर शरीर में इकट्ठा हो गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, कई रोग हो सकते हैं। अगर जल माइंड में इकट्ठा हो जाता है, दिमाग में, अगर ब्रेन में अगर जल इकट्ठा हो गया है, BRAIN गड़बड़ हो रहा था, ब्रेन में जल इकट्ठा हो जाता है तो एक रोग होता है मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। इसे बोलते हैं मस्तिष्क में सूजन आ जाती है जल इकट्ठा होने की वजह से। तो मेनिंजाइटिस एक रोग है, वो पूछ लिया जाता है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आता है कि मेनिंजाइटिस क्या होता है या फिर किस पार्ट को, शरीर के पार्ट को प्रभावित करता है। तो मेनिंजाइटिस ब्रेन को प्रभावित करता है जो जल के एकत्रित होने की वजह से हो जाता है, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ओके, दूसरा एक होता है जल के ही कारण होता है हाइड्रोसील। आपने नाम सुना होगा, लोग कहते हैं हमारे हाइड्रोसील में प्रॉब्लम है। भैया हाइड्रोसील उसको थोड़े ना बोलते हैं, उसको टेस्टिस बोला जाता है। जो अंड कोशिका होती है मनुष्य की उसे बोलते हैं टेस्टिस। वो होता है, सील मतलब होता है टेस्टिकल जो ग्लैंड्स होती हैं, और हाइड्रो मतलब होता है जल। इसको मिटा रहे हैं। तो हाइड्रो मतलब होता है जल और जो सील का मतलब होता है टेस्टिस या टेस्टिकल जो ग्रंथियां होती हैं वो। तो ये हाइड्रोसील अगर प्रॉब्लम, एक प्रकार का रोग है, ये हो जाएगा
जल इकट्ठा हो जाएगा तो स्वेलिंग पहले आएगी। छोटे बच्चे होते हैं और उसमें होता है तो ये जल के साथ स्वेलिंग समाप्त हो जाती है, लेकिन बड़े व्यक्तियों में ये वृद्धि करने लगता है, तो फिर इसको ऑपरेशन के द्वारा पानी को निकाल दिया जाता है, फिर नॉर्मली वो हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जल के एकत्रित होने से भी मनुष्य में रोग हो सकते हैं। तो ये जानकारी थी वाटर के बारे में। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और इंटरेस्टिंग चीज लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।